हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मामले हैं, 42,609 मामले एक्टिव हैं, 33,390 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 2,969 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कुल 30,152 मामले हैं, 13,506 मामले एक्टिव हैं, 16,395 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 251 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कुल 27,654 मामले हैं, 16,229 मामले एक्टिव हैं, 10,664 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 7,061 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में कुल 19,592 मामले हैं, 5,057 मामले एक्टिव हैं, 13,316 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 1,219 लोगों की जान जा चुकी है। और राजस्थान में कुल 10,331 मामले हैं, 2,599 मामले एक्टिव हैं, 7,501 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 231 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि हरियाणा अभी भी सूची में 12वें पायदान पर है। हरियाणा की स्थिति में फिलहाल कोई सुधार नहीं, उल्टा मामले 4,000 को पार कर चुके हैं, जिनमें से बीते 24 घंटों में 191 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के 2,824 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इलाज के बाद अब तक 1,295 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में किसी भी मरीज ने कोरोना से अपनी जान नहीं गंवाई। तो वहीं गुरुग्राम 78 मामलों के साथ एक बार फिर प्रदेश में सबसे ऊपर पहुंच चुका है, जबकि फरीदाबाद 55 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको अंदाजा लग गया होगा कि कोरोना ग्राफ किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया भर की आज तस्वीर क्या सामने आई है, दुनिया भर के अंदर क्या अभी तक और कितना कोरोना ग्राफ आगे बढ़ चुका है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और दुनिया भर की ये तस्वीर, दुनिया भर के आंकड़े जरा अब आपको देखने और समझने होंगे और इनको देख करके ये अंदाजा आपको लगाना होगा कि कितना मुश्किल ये दौर है। दुनिया भर के अंदर 31,75,765 एक्टिव केस हो चुके हैं अब कोरोना संक्रमण के। 34,27,040 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 4,02,669 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। तो ये पूरी दुनिया की तस्वीर है। लेकिन अब जरा आपको अमेरिका के हाल भी बताते हैं। अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वहां पर 11,24,551 एक्टिव केस हैं, जबकि 7,52,048 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 1,12,101 लोगों की अमेरिका में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो अमेरिका की ये वो स्थिति जो आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बात अब ब्राजील की भी, जहां पर 3,38,366 एक्टिव केस इस वक्त हैं। वहीं 3,02,084 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं और ठीक होकर के अपने घर पहुंचे हैं। लेकिन 36,044 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से ब्राजील में मौत हो चुकी है। तो ये भयावह स्थिति है, ये डराने वाली स्थिति है। लेकिन साथ ही साथ आपको भरोसा रखना होगा अपने आप पर, अपने सिस्टम पर। बात यहां पर रूस की भी कर रहे हैं, जहां पर 2,35,083 एक्टिव केस हो चुके हैं। 2,26,731 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,859 लोगों की रूस में मौत हो चुकी है।
तो रूस की ये तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े जो कि अभी तक सामने आ रहे हैं। और अब जरा आपको आगे बढ़ते हुए भारत की जानकारी भी देते हैं। भारत में संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, फैल रहा है, वो भी अब हम आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस रूप में संक्रमण कहां तक पहुंच चुका है। भारत में 1,20,406 एक्टिव केस हैं और 1,19,292 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो यह भारत की तस्वीर, भारत की जानकारी और अभी तक कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6,929 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो बीते रोज यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा भी है, चाहे वो एक्टिव केस की बात हो, चाहे वो अभी तक संक्रमण की वजह से होने वाली मौत की बात हो। तो ये पूरी दुनिया के अंदर और साथ ही साथ भारत के अंदर भी ये अभी तक ग्राफ बदल नहीं पाया, तेजी के साथ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात, जहां पर 42,609 एक्टिव केस हैं, 37,390 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,969 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। यानी कि ये जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है या अभी तक का हमने देखा कि खतरा भारत देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहां पर 13,506 एक्टिव केस हैं और 16,395 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। लेकिन 251 लोगों की मौत इस दौरान हुई है। लेकिन आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी हमने आपको महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु की जानकारी आप तक पहुंचाई है, लेकिन गुजरात में क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो भी आपको बताते हैं। 5,057 इस वक्त गुजरात के अंदर एक्टिव केस हैं, वहीं 13,316 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं गुजरात में और 1,219 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। तो गुजरात की भी यह जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लगातार कोशिश हो रही है संक्रमण को रोका जा सके, कम किया जा सके, लेकिन संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 16,229 एक्टिव केस दिल्ली में हो चुके हैं, 10,664 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं, लेकिन 761 लोगों की देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो कितनी भयानक स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में है, जहां पर यह माना जाता है कि भारत के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से कोई प्रदेश अगर सक्षम है तो वो देश की राजधानी है। लेकिन यहां पर भी क्या स्थिति है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब जरा आपको आपके अपने प्रदेश यानी कि हरियाणा की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले गुरुग्राम से कर रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा यहां पर बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ यहां पर मामले सामने आ रहे हैं। 1,423 एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में है, 343 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान गुरुग्राम में ठीक भी हुए हैं और साथ ही साथ एक दुखद जानकारी यह भी कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के संक्रमण की वजह से गुरुग्राम में। लेकिन अब गुरुग्राम से आगे बढ़ते हैं, बात फरीदाबाद की भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, फैल भी रहा है। और एक बड़ा कारण इसका यह भी है कि दिल्ली से सटे हुए ये वो इलाके हैं हरियाणा के जहां पर दिल्ली से आवाजाही ज्यादा होती है। 482 एक्टिव केस हैं फरीदाबाद में और 183 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। और फरीदाबाद में अब तक सबसे ज्यादा, हरियाणा में अगर किसी जिले के अंदर मौत अगर सबसे ज्यादा हुई है तो वो फरीदाबाद में है, जहां पर 10 अभी तक मौत हो चुकी है। और ये ग्राफ कितना आगे तक जाकर रुकेगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। बात सोनीपत की भी है, जहां पर 185 एक्टिव केस हैं, 164 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और सोनीपत में एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो ये आपके अपने जिले की भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। झज्जर की बात कर रहे हैं, 13 एक्टिव केस झज्जर में है, 96 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो झज्जर की भी ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात नूह की कर लेते हैं। नूह में 24 एक्टिव केस हैं, जबकि 66 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो राहत भरी खबर यही है कि यहां पर रिकवरी रेट काफी सुधारा है और प्रशासन की तरफ से जो कोशिश हुई है उसकी वजह से काफी बदलाव इसमें आया है। लेकिन बीते रोज जो संक्रमण के मामले सामने आए हैं ये काफी हद तक परेशानी का कारण बने हुए हैं। बात अंबाला की, जहां पर 31 एक्टिव केस हैं, 47 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, लेकिन अंबाला में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। जरा जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जानकारी आपको देते हैं आपके इलाके में क्या अभी तक तस्वीर है। पलवल से जरा जानकारी जो सामने आ रही है उसमें 68 एक्टिव केस इस वक्त हैं और 54 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो पलवल से यह जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी और ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना अब खतरा बढ़ रहा है
पानीपत में 18 एक्टिव केस अब हो चुके हैं। वहीं 51 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन पानीपत में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये एक दुखद जानकारी भी है, दुखद खबर भी है। लेकिन बात पंचकुला की भी कर रहे हैं, जहां पर 7 एक्टिव केस हैं और 26 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान पंचकुला में ठीक भी हुए हैं। यानी कि जो कोशिश की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है। लेकिन बात जींद की है, जहां पर 10 एक्टिव केस हैं और 26 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। लेकिन जींद में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। तो ये जींद की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बात करनाल की भी कर रहे हैं, जहां पर 58 एक्टिव केस हैं, 40 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। लेकिन एक शख्स की करनाल में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो ये पूरी जानकारी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर की जानकारी, जहां 10 एक्टिव केस हो चुके हैं और 9 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो लगातार आपको आपके जिले की जानकारी दे रहे हैं। सिरसा की अभी तक तस्वीर जो सामने आ रही है, अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 16 एक्टिव केस अब बचे हैं। 35 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। यानी कि बीते 1 या 2 दिन में रिकवरी रेट यहां पर काफी हद तक ठीक हुआ है। जो संक्रमित मरीज थे वो ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं और ये जो एक्टिव केस की संख्या है वो कुछ हद तक कम हुई है। बात फतेहाबाद की, जहां पर 30 एक्टिव केस हैं और 9 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो ये भी फतेहाबाद से एक जानकारी मिल रही है। बात भिवानी की भी कर रहे हैं, जहां पर 52 एक्टिव केस हैं और 11 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो भिवानी से जानकारी। और आपको जरा जल्दी जल्दी से जिलेवार तरीके से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रोहतक की तस्वीर, जहां पर 121 एक्टिव केस हैं और 15 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। एक शख्स की रोहतक में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो रोहतक में यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। नारनौल में 65 एक्टिव केस हैं और 37 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। तो नारनौल से यह जानकारी फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हिसार की भी बात कर लेते हैं। हिसार में 63 एक्टिव केस अब बचे हैं। 22 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। और जरा आपको आपके जिले की भी जानकारी देते हैं। रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी में 33 एक्टिव केस है और साथ ही 12 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। एक राहत भरी खबर यह भी है कि 12 मरीज इस दौरान ठीक होकर के अपने घर तक पहुंचे हैं। चरखी दादरी में 34 एक्टिव केस अब बचे हैं, लेकिन रिकवरी रेट यहां पर कम है। यहां पर 1 कोरोना संक्रमित मरीज ही ठीक होकर के अपने घर पहुंच पाया है। यानी कि अभी एक्टिव केस की संख्या यहां पर ज्यादा है। कैथल में 36 एक्टिव केस हैं, जबकि 7 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक होकर के अपने घर पहुंचे हैं। तो ये लगातार कोशिश यहां पर है। हालांकि संक्रमण के मामले नए कैथल से भी सामने आए हैं। बात कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं, जहां पर 26 एक्टिव केस हैं और 25 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर ठीक हुए हैं। तो यानी कि कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से यह की जा रही है कि लगातार इस संक्रमण को रोका जा सके, कम किया जा सके। लेकिन इसके लिए प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है, और वो भी तब जब अब अनलॉक 1 को लेकर के एक और किश्त आपको मिलने जा रही है। यानी कि रियायत की एक और किश्त जब सभी लोगों को मिलने जा रही है, तो ऐसे में तैयारियां कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तैयारियां करना इन सभी चीजों को रोकने के लिए, कम करने के लिए, और चुनौती प्रशासन के सामने कितनी बड़ी होगी, जरा इसी को समझ लेते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम एक तरफ यहां पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अनलॉक 1 में एक और रियायत की किश्त मिलने जा रही है। संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, रियायत दूसरी तरफ मिल रही है। लोग दूसरी तरफ अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, चेहरे को ढक करके रखना, ये सब चीजें अभी भी कई जगह नदारद नजर आती हैं। तो कैसे मैनेज हो पाएगा? प्रशासन के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है अभी भी। ये शुभेंदु जी, प्रशासन के लिए भी चुनौती है और हर एक व्यक्ति के लिए चुनौती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, सहभागिता निभानी पड़ेगी। अब आप करके आप किसी और को संक्रमित ना करें। अगर आप मास्क लगाते हैं और दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग 20% चांसेस है कि बीमारी एक से दूसरे को नहीं फैलेगी। यदि सामने वाला व्यक्ति भी मास्क लगा लेता है और वो भी इस नियम का पालन करता है, तो लगभग 70 से 80% तक चांसेस है कि संक्रमण एक से दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए सरकार के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। और यही बात अब सरकार ने कहा है कि सरकार डंडे के जोर पर या लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकती थी, इसलिए उसको ये कानून बनाना पड़ा और धीरे धीरे इसको अनलॉक करना पड़ा। अब हम सबको ही इसके साथ जीने का अभ्यास करना पड़ेगा और सब ये देखना पड़ेगा कि हम
कैसे इन नियमों का पालन कर पाते हैं। सरकार हिदायतें अवश्य देगी, लेकिन हिदायतों का पालन करना और करवाना वो हमारे समाज के सभी वर्गों का की अपनी जिम्मेवारी है। इसके लिए हमें एक दूसरे को जागृत करना पड़ेगा, एक संयम इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक दूसरे का बचाव एक दूसरे से करने का पूरा भार, पूरी जिम्मेवारी जो है वो हमें, और जो मंदिर, मस्जिद, मॉल, जो व्यापारिक संस्थान खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रहे हैं, उनके प्रबंधकों की जिम्मेवारी ज्यादा बन गई है। सरकार ने अपनी हिदायतें जारी कर दी है। लेकिन पंकज जी, हम जब संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देख रहे हैं तो हम यहाँ इस बात को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं कि अब जब संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो अस्पतालों के अंदर क्या व्यवस्था है? क्योंकि लॉकडाउन के समय तो हमने कहा, सभी लोगों से ये अपील की कि जब तक जरूरत ना हो तब तक आप अस्पतालों तक ना जाएं। लेकिन अब तो धीरे धीरे सभी चीजों में रियायत मिल रही है तो लोग भी अपना इलाज कराने के लिए जो और उनकी जो परेशानियां हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में कई जगहों पर उनको कोविड के लिए ही पर्टिकुलर उनको बना दिया गया है, वहां पर सिर्फ कोविड का ही इलाज हो रहा है। लेकिन ऐसे में बाकी जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? वो ये सोच रहे हैं कि क्या प्राइवेट अस्पताल में अभी भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? देखिए, अभी भी जो एकदम से इसका जो आंकड़े बढ़े हैं, अभी 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से अभी 2.5 लाख हो गया है 3-4-5 दिन के अंदर ही। इस तरीके से ये आंकड़े तो बढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरी बीमारियों के लिए भी धीरे धीरे अब डॉक्टर्स भी टेलीफोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के बाद उन्होंने अपनी संस्थाएं खोलने की कोशिश की है। और अगर आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो आप बाकी बीमारियों के लिए भी अस्पताल खुलने शुरू हो गए हैं। वैसे भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी तक सरकार ने कुछ लिमिटेड बेड्स को ही कोविड का तय किया है कि वो कोविड के बेड्स होंगे। अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, उनमें तो अभी भी सामान्य बीमारियों का इलाज पहले की तरह से जारी है। हाँ, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर आवश्यक कोविड-19 का ही भार ज्यादा है। वहां पर बाकी केसेस की ओपीडी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी सेक्टर जो 31 में है वो क्लिनिक जो है उसमें नॉन कोविड पेशेंट्स को भी देखा जा रहा है। केवल सेक्टर 10 को ही कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। तो धीरे धीरे अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और अपने अपने हॉस्पिटल को खोल रहे हैं। लेकिन क्या अभी ये सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल ये नहीं होगी कि उनके राज्य के अंदर जो गरीब तबका है या फिर जो इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है, तो उनके लिए क्या होगा? वो सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर कोविड के लिए ही इलाज चल रहा है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज महंगा है तो वहां वो इलाज करवा नहीं सकते। तो ऐसे में किया क्या जाएगा? उन लोगों के लिए क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को आयुष्मान भारत जो स्कीम जो लॉन्च की थी उसके उस पीरियड को उसको बढ़ा देना चाहिए, उसकी परिधि को बढ़ा देना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम है उसमें जब पेशेंट किसी ऑपरेशन के लिए दाखिल होता है या किसी बीमारी के लिए दाखिल होता है तभी उसको वो कवरेज मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको आयुष्मान भारत का चाहे ओपीडी ट्रीटमेंट हो चाहे घर में रहकर ट्रीटमेंट कराए, अगर इसको भी अगर उसमें कवर ओपीडी ट्रीटमेंट भी अगर कवर कर देते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी शामिल होगा और इसके अंदर अधिक लोगों को इसके उसमें स्फीयर पे लेके आना चाहिए। लेकिन ये एक आप जो इससे पहले जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज जी कि टेलीमेडिसिन के जरिए जो है लोगों को गाइड किया जा सकता है, तो अभी तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से तो एक इनिशिएट लिया गया, लेकिन क्या सरकारी महकमे में भी ऐसा कुछ हो ताकि आम लोगों को भी उस तक अगर कोई सुविधा चाहिए हो या इलाज चाहिए हो तो वो बिना अस्पताल जाए ही टेलीमेडिसिन के थ्रू वो जानकारी ले सके? शुभेंदु जी, सालों से अलग अलग सरकारें इस बात के लिए दोषी रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर जितना जीडीपी का खर्चा करना चाहिए था उतना नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर स्थिति में है और वो पहले ही रूटीन में भी बहुत ज्यादा दबा हुआ था और अब कोविड के कारण तो पूरी तरीके से दब गया है। पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोविड के लिए लगा हुआ है, उसके लिए भी पर्याप्त है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मान लो 1000 बेड की बात करती है सरकार, तो उसमें से सरकार के तो 50-60 बेड ही होते हैं, बाकी वो प्राइवेट सेक्टर पर ही डंडा चला के उन पर 20% कंफर्म करने की बातचीत कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम कोविड से ये सीख लेना चाहिए और हिम्मत जुटानी चाहिए कि अब जो है वो जीडीपी का कम से कम 10% खर्चा
किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में लगाएंगे, वरना भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती जो है वो हिंदुस्तान के लिए रहेगी। अभी भी कई जगहों पर टेस्टिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है कि टेस्टिंग उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है जितनी जनसंख्या है। तो क्या टेस्टिंग को लेकर के बढ़ाने की तरफ कुछ अभी कदम उठा रही है सरकार, या फिर दूसरी तरफ अगर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्या ये विचार किया जा रहा है कि टेस्टिंग कुछ हद तक कम की जाए? देखिए, उल्टा हो रहा है। जैसी लंबी शोर उतने पैर पसारिए वाली बात हो रही है। सरकार के पास जितने टेस्ट करने की कैपेसिटी है तो कोई ना कोई नियम बनाकर, कानून बनाकर केवल उतने ही टेस्ट कर रही है। टेस्टिंग फैसिलिटीज को नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो जितने टेस्ट कर सकते हैं तो उसी के हिसाब से नियम बना देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पहले 2 टेस्ट नेगेटिव आएंगे, उसके बाद उसकी छुट्टी की जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि एक टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो छुट्टी कर देंगे। और अब यहाँ से कह रहे हैं कि अगर साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे 3 दिन तक तो उसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार जो वो टेस्टिंग के मामले में काफी कंजूसी कर रही है और इसको बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार के साथ ये भी है कि वो प्रेशर में भी आ सकती है। अगर ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव आएंगे तो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और समाज में फिर और ज्यादा निराशा आएगी। तो अभी मुझे लगता है कि टेस्टिंग के मामले में कम जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। इवन ट्रंप ने भी ये कहा है, बड़ा भारी चैलेंज दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान में अमेरिका से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। अगर वहां पर टेस्टिंग होगी तो वहां पर भी इतने केसेस मिलेंगे। ये तो क्या अगर हम यहाँ पर बैठ करके एनालाइज करें तो क्या अमेरिका ने भी अब अपनी टेस्टिंग कुछ हद तक कम की है, क्योंकि संक्रमण के मामले, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा था कि हमने टेस्टिंग ज्यादा की है इसलिए संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो क्या वहां पर भी कम हुआ? अमेरिका इस मामले में काफी लिबरल रहा है। वास्तव में उन्होंने काफी अच्छी टेस्टिंग की है तब इतने सारे पॉजिटिव केसेस निकल कर आए हैं। तो इस मामले में वो टेस्ट कम नहीं कर रहे हैं, वो तभी अपने टेस्ट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ये एक अच्छा कदम अमेरिका ने किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने अपना समय दिया, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है और साथ ही साथ संक्रमण किस रूप में नजर आ रहा है और जो कोरोना मीटर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसके संकेत क्या हैं, आने वाले समय में हमें और किस रूप में एहतियात बरतना होगा, ये सभी चीजें अभी फिलहाल ध्यान में रखनी होगी। और साथ ही साथ हमें ये तय करना होगा कि किन किन जगहों पर हमें जाना है, क्योंकि अब सभी चीजें खोलने की तरफ यहां सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अब हमें ही तय करना होगा कि हमें किन जगहों पर जाना है, किस रूप में जाना है, नियमों का पालन करना है। तो ये सभी चीजें हमें ही तय करनी है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।